वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का अपना अगला चैप्टर, नाम है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। तो कंप्रेसिबिलिटी को सबसे पहले समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी आपकी सिंपली अगर हम समझें तो की वॉल्यूम का रिडक्शन, यानी वॉल्यूम में जो चेंज आते हैं। कोई भी आपका सॉइल मास है, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम सॉइल से रिलेटेड ही बातें सीखेंगे। तो हमारा जो भी कोई सॉइल मास है, आपको पता है कि वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉलिड पार्टिकल्स, एयर और वाटर। ठीक है, तो जब भी हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स पे या फिर सॉइल मास पे, सॉइल सैंपल पे जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी लोड अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, अपने वॉल्यूम में चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि या तो उसमें जो एयर वॉइड्स हैं, यानी जो उसमें एयर है, या फिर जो वाटर है, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसके रिमूव होने से जो हमारे सॉइल है उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसी वॉल्यूम चेंज को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब ये वॉल्यूम चेंज है, ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। इसलिए ये कंप्रेसिबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कॉम्पैक्शन, पहला क्या है, कॉम्पैक्शन, और दूसरा है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन क्या होता है? अब जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारा सॉइल होता है उसमें क्या होता है, एयर होती है, और क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, एयर, वाटर और सॉलिड, सॉइल सॉलिड। ठीक है, क्या होते हैं, सॉइल सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉम्पैक्शन में देखा था कि कॉम्पैक्शन में क्या होता था, एयर रिमूव होती थी। ठीक, जो कॉम्पैक्शन था उसमें क्या होता था, एयर रिमूव होती थी। लेकिन जो हमारा कंसोलिडेशन है, इसमें क्या रिमूव होगा, इसमें हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके सॉलिड है, जो भी आपका सॉलिड है, सॉइल मास है, उसमें से वाटर का रिमूवल होने से, वाटर का रिमूवल होने से जो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, जब भी हमने किसी भी अपनी कोई भी नींव थी, कोई भी फाउंडेशन था, उस पर हमने लोड अप्लाई किया, और उस लोड अप्लाई करने से उसमें जो वाटर अवेलेबल था वो रिमूव हो गया, वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो उस प्रक्रिया में उस वाटर के निकलने से, जल के निकलने से जो वॉल्यूम कम हो गया, उसी को हम बोल देंगे कंसोलिडेशन। हिंदी में बोलते हैं संघनन। ठीक है, क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक, समझ में आया कंसोलिडेशन। तो अब बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता था कि जो कॉम्पैक्शन थी वो कैसी थी, कॉम्पैक्शन को आप आर्टिफिशियली भी कर सकते थे। कैसी थी, यह एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया थी, यह कृत्रिम प्रक्रिया थी। जबकि कंसोलिडेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना होती है। ठीक है, कंसोलिडेशन आपकी एक टाइम डिपेंडेंट नेचुरल फेनोमेना होती है, जो कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके अकॉर्डिंग ये होती चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस की बात करें तो अगर कॉम्पैक्शन क्या है, एक कृत्रिम क्रिया है, और जो कंसोलिडेशन है वो एक प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो वाटर रिमूव होता है, जबकि कॉम्पैक्शन में एयर रिमूव होती है। ठीक है, आयतन में कमी किसकी वजह से होती है, एयर की वजह से, और कंसोलिडेशन में जो आयतन में कमी होती है वो होती है जल के धीरे धीरे निकलने से। ठीक है, जो आपका कॉम्पैक्शन है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी बिल्डिंग बनाने से पहले भी हम कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, जबकि कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है, और इस क्रिया को प्राकृतिक होने के कारण इसका नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक डिफरेंस थे कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में। नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे टरजागी इक्वेशन, टरजागी वन डायमेंशनल इक्वेशन। उसको समझने से पहले हम इसमें पढ़ लेंगे कि जो हमारा कंसोलिडेशन होता है वो किन किन स्टेजेस में होता है। तो पहला हमारा होता है प्री कंसोलिडेशन सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। इन सॉइल्स में क्या होता है कि ये वह सॉइल होती हैं जिन पर कि जो प्रेजेंट में स्ट्रेस लग रही होती है, क्या लग रही होती है, जो प्रेजेंट में स्ट्रेस लग रही होती है वो कम होती है, किससे, वो कम होती है जो पास्ट में स्ट्रेस लग चुकी है उससे। ठीक है, जो पास्ट में स्ट्रेस उस सॉइल मास पे अप्लाई करी जा चुकी है, उससे कम स्ट्रेस अगर हम किसी भी सॉइल पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस सॉइल को हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन सॉइल, और फिर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, शॉर्टकट में OCS। ठीक है,
दूसरा है हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में हमारा ये वो सॉइल होती हैं जिनमें हमने जो भी अपना स्ट्रेस अप्लाई किया है, जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया है वो पास्ट में कभी भी अप्लाई नहीं किया गया। स्ट्रेस अप्लाइड फर्स्ट टाइम, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाइड फर्स्ट टाइम मतलब पास्ट में हमने कभी भी उतनी स्ट्रेस उस सॉइल पे अप्लाई नहीं की थी। इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल की अगर बात करें तो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल में हमारा क्या होता है कि जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जो हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो स्ट्रेस पास्ट में अप्लाई की गई स्ट्रेस से बहुत कम होती है, ठीक है, पास्ट में अप्लाई की गई स्ट्रेस से बहुत कम होती है। तो इस तरीके की सॉइल को हम अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे टरजागीज इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन। टरजागी की इक्वेशन, वन डायमेंशनल इक्वेशन जो है कंसोलिडेशन के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें इसके अजम्पशन समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो अजम्पशन की अगर बात करें तो कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो अजम्पशन, पहला अजम्पशन ये होता है कि जो भी हमारी सॉइल होगी वो कैसी होगी, होमोजीनियस होगी, ठीक है, सॉइल कैसी होगी, होमोजीनियस होगी और पूर्णतया सैचुरेटेड होगी। संतृप्त मतलब क्या होगी, सैचुरेटेड होगी, ठीक है। जो सॉइल है वो कैसी होगी, होमोजीनियस और सैचुरेटेड होगी। जो भी हमारे सॉइल पार्टिकल्स होंगे और जो वाटर होगा वो कैसा होगा, असम्पीड्ड होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। यानी जो फ्लो ऑफ वाटर है या वाटर है और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे। डार्सी का नियम जो है वो वैलिड होगा। डार्सी का नियम क्या है, V इक्वल टू के आई, के क्या है यहाँ परमेबिलिटी, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, क्षैतिज समतल के अनुदिश लगाया गया दाब समान होगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल में हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हमेशा कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो इसमें टाइम होगा, टाइम डिपेंडेंट ये फेनोमेना होती है, इसलिए इसमें हम टाइम को भी कंसीडर करेंगे। और जो इसके संघनन गुणांक होगा, जो कंसोलिडेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि कैसे आता है हमारा जो टरजागी का वन डायमेंशनल इक्वेशन है वो। तो इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास सॉइल एलिमेंट है, क्या है, एक सॉइल एलिमेंट है, ठीक। तो आइए सॉइल एलिमेंट बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सॉइल एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी ये वाली जो लंबाई है वो है डेल्टा जेड और ये है आपका डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा वाई, ठीक। मान लेते हैं ये एक सॉइल सैंपल है जिसकी लंबाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड है, 3 डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर इस पे हम क्या करें, इस पे अगर हमें अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी हो, अगर इस पे क्या निकालनी हो, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी हो, तो आपको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है कि सिग्मा डैश इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस यू। तो यहां से अगर टोटल स्ट्रेस हम निकालें तो टोटल स्ट्रेस इसका एक छोटा सा एलिमेंट लें उस पर निकालें तो हो जाएगी डेल्टा सिग्मा इक्वल टू डेल्टा सिग्मा डैश प्लस यू। इसको मान लेते हैं ये है इक्वेशन ए, ठीक है, ये मान लेते हैं कि क्या है, इक्वेशन ए है। इसके बाद में अगर हम डार्सी का नियम लगाएं, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, अगर हम डार्सी का नियम लगाएं तो डार्सी नियम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी फ्लो की, वी जेड, जेड डायरेक्शन में जो फ्लो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, के इंटू आई जेड, क्या हो गया, के इंटू आई जेड हो गया। अब के इंटू आई जेड हमें पता है कि आई जेड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से आई जेड इक्वल टू अगर हमें निकालना हो तो आई जेड इक्वल टू हमें पता है डेल्टा एच बाई डेल्टा एल होता है, ठीक है। आई जेड इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एल होता है। तो यहाँ पे अगर हम आई जेड की जगह पे डेल्टा एच अपॉन एल रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, फ्लो वेलोसिटी आ गई वी जेड। वी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, वी जेड की वैल्यू आ गई माइनस के डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है, क्या आ गई, डेल्टा
जेड, यहाँ भी जेड होगा ये, ठीक। तो आ गया डेल्टा जेड, क्योंकि आई जेड की वैल्यू निकालना है तो एच जेड के टर्म्स में ही आएगी, ठीक है। तो क्या हो गया कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड हो गया। अब अगर हमें आगे हम देखें तो हमें पता है कि जो एच है, स्मॉल एच है, वो क्या होता है, वो होता है यू अपॉन गामा डब्लू। स्मॉल एच इक्वल टू क्या होता है, यू अपॉन गामा डब्लू। अब यहाँ पे और इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, क्या, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा डब्लू इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये हो गया। अब अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें वीजेड की वैल्यू में, अगर ये वाली वैल्यू क्या करें, इनको अगर हम वीजेड में पुट कर दें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा वीजेड इक्वल टू माइनस के अपॉन में गामा डब्लू इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको मान लेते हैं क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू इसकी जो डेप्थ है, क्या है, डेप्थ है, तो डेप्थ को बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेप्थ को बढ़ाएं, डेप्थ को बढ़ाने पर डेप्थ के अकॉर्डिंग जो इसकी वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी की दर बदलने पर, जो वेलोसिटी की दर थी उसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो वेलोसिटी की दर अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी क्या थी, वीजेड थी, इसको चेंज करेंगे डेल्टा वीजेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड, ठीक है। वेलोसिटी को जेड के टर्म्स में, जेड क्या है, डेप्थ है, इसके टर्म्स में हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गया, डेल्टा वीजेड अपॉन डेल्टा जेड। तो ये किसके बराबर था, माइनस के अपॉन गामा डब्लू, माइनस के अपॉन गामा डब्लू इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हो गया। इसको बना देते हैं, ये कहाँ से आया आपका, ये अभी जब हमने समीकरण 1 बनाया था वहां से आ गया, तो इसलिए इसको क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 2, इसको क्या बना देंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये क्या आ गया, डेल्टा वीजेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस के अपॉन गामा डब्लू इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी की दर थी, रेट ऑफ वेलोसिटी थी, उसको डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज किया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे डेप्थ चेंज होगी वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब अगर हम निकालें कि वाटर कितना स्टोर्ड होगा एक यूनिट वॉल्यूम सैंपल में, वाटर स्टोर्ड इन 1 यूनिट सैंपल, 1 यूनिट सैंपल ऑफ सॉइल में वाटर कितना स्टोर होगा, अगर ये हम निकालें तो ये हो जाएगा वीजेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। क्या हो गया, वीजेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ये हो गया वाटर स्टोर्ड इन 1 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में जो वाटर स्टोर्ड हुआ वो कितना हो गया, वीजेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। अब जो माना हमने कि जो सॉइल थी, सॉइल से जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा था, क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ वाटर, यानी जो यूनिट सॉइल थी उसमें ये तो स्टोरेज हो गई। अब इस पे अगर हमें फ्लो ऑफ वाटर करना हो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीजेड, फ्लो ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वीजेड प्लस डेल बी बाई डेल जेड, प्लस डेल बी बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड इंटू, ये किसकी जगह पे आया, ये पूरा बीजेड की जगह पे आया, इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। ये निकल के आया हमारा सॉइल से फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अब अगर सॉइल से फ्लो ऑफ वाटर इतना निकल के आया और इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको क्या करें, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करें तो हो जाएगा वी जेड माइनस के अपॉन गामा डब्लू, माइनस के अपॉन गामा डब्लू इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ये हो गया, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हमें ये इक्वेशन नंबर 2 पता थी, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को अप्लाई करके हम यहाँ क्या निकालें, समीकरण 2 से, यहाँ हम निकालें कि समीकरण 2 से यूनिट एरिया में बहने वाला वाटर, यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला वाटर या बहने वाला वाटर, होने वाला जल, अगर यहां से हम निकालें तो ये जल की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। यूनिट एरिया में निकाल रहे हैं तो डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा VZ माइनस के अपॉन गामा W इंटू डेल 2U अपॉन डेल Z स्क्वायर इंटू डेल्टा Z इंटू डेल्टा X इंटू डेल्टा Y। ये हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया यूनिट एरिया में बहने वाला वाटर। ठीक है, तो यूनिट एरिया में बहने वाला वाटर अगर हमने निकाल लिया और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया यूनिट एरिया में बहने वाला वाटर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट एरिया में फ्लो होने वाला वाटर, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, यूनिट एरिया VZ इंटू डेल्टा X इंटू डेल्टा Y इंटू डेल्टा Z। ठीक है, ये पूरा हो गया। अगर इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के अपॉन गामा W। कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस के अपॉन गामा W इंटू डेल 2U अपॉन डेल Z स्क्वायर इंटू डेल्टा X इंटू डेल्टा Y इंटू डेल्टा Z। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि ये रब हो जाता है फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 भी नोट कर लीजिए। ये क्या आ गया, यूनिट एरिया में बहने वाला जल। अब अगर आयतन जो है या वॉल्यूम है वो परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आयतन परिवर्तन में होने से, आयतन में परिवर्तन होने से। ठीक है, यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं हम, आयतन में परिवर्तन होने से। ठीक है, आयतन में परिवर्तन होने से, परिवर्तन होने की दर या फिर परिवर्तन होने से। तो अगर आयतन में परिवर्तन मान लेते हैं कितना हो रहा है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv इंटू VI इंटू डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ VI क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, mv क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और डेल्टा सिग्मा क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा mv इंटू डेल्टा X इंटू डेल्टा Y इंटू डेल्टा Z इंटू डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया। ठीक है, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको मान लेते हैं क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे हमें पता है कि mv का क्या है, यहाँ जहाँ mv क्या है, mv है आयतन परिवर्तन गुणांक, आयतन परिवर्तन गुणांक, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या फिर फैक्टर। ठीक है, और यहाँ VI क्या है, VI है इनिशियल वॉल्यूम, VI क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, डेल्टा सिग्मा क्या है या सिग्मा डैश क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, इक्वेशन 4 तक समझ में आया, अच्छी बात है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अब हमें पता है कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस अगर टर्म आया है तो हमें यहाँ किससे डील करना पड़ेगा, हमें डील करना पड़ेगा पोर प्रेशर से। तो यहाँ हम लिखते हैं ड्यू टू पोर प्रेशर, ड्यू टू पोर प्रेशर, पोर प्रेशर की वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस में परिवर्तन हो रहा है उसको अगर हम समीकरण ए से निकालें तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण ए से अगर हम
निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू डेल्टा सिग्मा डैश प्लस यू, ये आपको पता है। तो यहां से अगर डेल्टा सिग्मा डैश की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सिग्मा माइनस यू, डेल्टा सिग्मा माइनस यू। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इसको क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 5 बना दिया हमने, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या करें कि समीकरण जो 5 है इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन करने पर तो जो समीकरण 5 है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन डेल्टा टी। इसका भाई समीकरण अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस डेल यू अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया, यही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा क्या था, समीकरण 3 था एवं समीकरण क्या था, 4 था। इक्वेशन 3 और 4 से अगर हम यहाँ पे निकालें तो हमारे पास आता है एम वी अपॉन डेल्टा टी। एम वी अपॉन डेल्टा टी अपनी कॉपी में देखिए, एम वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा सिग्मा डैश इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ये आपका था इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 क्या था, माइनस के अपॉन गामा डब्लू, माइनस के अपॉन गामा डब्लू इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर अपॉन इंटू डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल जेड, ये था आपका इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। अगर इन दोनों को इक्वेट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया और इनको सॉल्व करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ वो आपका जो समीकरण प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्लू इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखना है कि यही हमारा क्या है, यही हमारा टरजागी का 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन है। और ये जो टर्म है के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्लू, इसको हम लिख सकते हैं सी वी से, सी वी इक्वल टू के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्लू। तो यहाँ पे इसकी जगह पे सी वी रख दें, सी वी क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा सी वी इंटू डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये आपका है टरजागी का, क्या है ये, टरजागी का, टरजागीज 1 डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। ये जो टरजागी की 1 डायमेंशनल इक्वेशन आई कंसोलिडेशन की, यही हमें निकालनी थी, ठीक है, यही क्या करनी थी, निकालनी थी। और यहाँ पे जो CV है ये क्या है, कंसोलिडेशन फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। यहाँ पे जो CV इक्वल टू के है, तो जो के है ये क्या है, ये आपकी परमिएबिलिटी है। क्या है, परमिएबिलिटी है, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल। MV क्या है, MV है आपका, MV क्या है, MV है वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। क्या है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। और गामा डब्लू है यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो ये हमारा जो इक्वेशन था यही हमें प्रूव करना था। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आया है तो आप कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि कहाँ पे समस्या हुई, तो उसको हम पुनः आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे नेक्स्ट अपना जो चैप्टर इसमें हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसको हम देख लेते हैं। अब हमें पढ़ने हैं पैरामीटर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम लिखते हैं AB से। इट इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाई स्मॉल a सफिक्स में v। इसको हम ए बी से लिखते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू होता क्या है, ए बी इक्वल टू होता है चेंज इन वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। यानी जो कंसोलिडेशन से पहले आपका वॉइड रेशियो था उसमें कितना चेंज आया, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस थी उसमें कितना चेंज आया, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम बोल देते हैं कि ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर फार्मूले के रूप में इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ई माइनस ई नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ अगर सिंपली हम देखें तो ए बी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा। ये हमेशा आप माइनस में लेके चलते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है। और जो वॉइड रेशियो है और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उनमें क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम हमेशा माइनस में लेके चलेंगे। ए बी हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जो नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम लिखते हैं एम वी से। इट इज डिनोटेड बाय, किससे लिखते हैं, एम वी से। इट इज डिनोटेड बाय एम वी, ठीक है। तो एम वी जो होता है वो होता है, एम वी जो होता है वो होता है ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस ई नॉट, जहां ए वी क्या है, ए वी है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट है, ठीक है। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट है। और ई नॉट क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है, इनिशियल वॉइड रेशियो है ई नॉट। तो ये आ गया आपका एम वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये सारे फार्मूले आप याद रखिए, इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसको हम अभी आपको बता चुके हैं कि इसको हम किससे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई सी वी। तो सी वी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, सी वी इक्वल टू होता है के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्लू, के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्लू, अभी बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं तो होता है हमारा कंप्रेशन इंडेक्स। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन इंडेक्स। जो कंप्रेशन इंडेक्स होता है ये हमारा क्ले के सेटलमेंट को बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए, क्ले के सेटलमेंट को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारी क्लेई सॉइल होती है उसके सेटलमेंट के लिए, उसके सेटलमेंट को डिफाइन करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं वो होता है कंप्रेशन इंडेक्स। और कंप्रेशन इंडेक्स को हम लिखते हैं सीसी से। इट इज डिनोटेड बाय सीसी, ठीक है। ये हम सीसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फार्मूला इसका देखें तो हो जाता है डेल्टा ई क्या हो जाता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा लॉग सिग्मा इफेक्टिव, क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। सीसी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा लॉग सिग्मा इफेक्टिव, ठीक है। ये हमारा हो जाता है कंप्रेशन इंडेक्स। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। फॉर क्ले के लिए अगर हम बात करें तो जो सीसी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 0.258 से 0.968 के आसपास होती है, ठीक है। ये आपकी सीसी की वैल्यू होती है क्ले के लिए। और अगर हम लेटेराइट सॉइल के लिए बात करें, किसके लिए, लेटेराइट सॉइल के लिए बात करें तो लेटेराइट सॉइल के लिए 0.101 से 0.940 तक होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में। किसके बारे में, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में। तो इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय U।
ठीक है, यू को हमेशा हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यू का फार्मूला होता है वो क्या होता है, SI अपॉन SF इंटू 100। SI जहां क्या है, इनिशियल, ये क्या है आपका इनिशियल सेटलमेंट, इनिशियल सेटलमेंट है, और जो SF है वो आपका है फाइनल सेटलमेंट। क्या है, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, इनिशियल सेटलमेंट है SI और फाइनल सेटलमेंट है SF। यहीं पे एक टर्म आता है टाइम फैक्टर। क्या आता है, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर। तो जो टाइम फैक्टर होता है इसको हम टीवी से लिखते हैं, और ये होता है CVT। क्या होता है, CVT अपॉन डी स्क्वायर। क्या होता है, CVT अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में इस क्लास में हम डिस्कस इतना ही करेंगे, डिग्री आप कंसोलिडेशन तक, यहीं तक आपकी क्लास में, और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंसोलिडेशन। क्या डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कंसोलिडेशन, कि जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंसोलिडेशन को, वो कौन कौन से होते हैं, जो हमारा कंसोलिडेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने टाइम फैक्टर बताया CVT अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ डी क्या था, थिकनेस ऑफ लेयर थी। तो पहला क्या हो गया कि थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, यानी जो हमारी क्ले है उसकी थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा हमारा कंसोलिडेशन। दूसरा किस पे करेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे। तीसरा करेगा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पे, इन सब सारी चीज़ों पे। चौथा करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेटिंग प्रेशर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर टाइम फैक्टर पे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आपको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही और सारे लेक्चर्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।